हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था। किसान, इससे पहले हम जो पढ़ लिए थे अस्थाई बंदोबस्त के बारे में पढ़ लेते हैं, परमानेंट सेटलमेंट के बारे में। उसके बाद आज जो हम पढ़ेंगे रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी, कौन सी? महालवाड़ी। ये दो चीज के बारे में आज पढ़ेंगे डिटेल से। ये क्या है और क्यों अंग्रेज लगाए थे। मैंने आपको पहले बता दिया कि जब ब्रिटिश सरकार आई थी तो ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पे कर प्रणाली निर्धारित किया था। कर प्रणाली निर्धारित किया था पूरे अपने जो ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र में। एक तो जो था अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त, एक था रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी व्यवस्था, एक था महालवाड़ी। इन तीन जो था कर प्रणाली, ये तीन कर प्रणाली के जरिए अंग्रेज जो है ना भारत पे टैक्स वसूलते थे। और ये कहां कहां लगाए गए थे? मैंने अस्थाई बंदोबस्त जो 1793 में आया था, अस्थाई बंदोबस्त 1793 में, ये 93 में आया, ये 1792 में आया और ये आया आपको 1822 में, 1822 में। कहां कहां लागू हुआ था? तो मैंने आपको अस्थाई बंदोबस्त, इससे पहले जो अस्थाई बंदोबस्त पढ़े थे उसमें अंग्रेजों ने बंगाल के क्षेत्र पे टैक्स वसूल लगाने का कार्यक्रम चला दिया। जो बंगाल का क्षेत्र आपको मैं बताने जा रहा हूं, ये आप देखोगे, ये वाला क्षेत्र जो है, इस वाले क्षेत्र पे बंगाल के बहुत बड़े पार्ट पे अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त किसके अधिपत्य में? लॉर्ड जो उस समय जो वर्तमान अभी बंगाल के गवर्नर जनरल होते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा इस समय जो है 1793 में लागू कर दिए जाते हैं। 1793 में, ठीक है ना। यहाँ पे ये वाला क्षेत्र में अस्थाई बंदोबस्त, ये क्षेत्र उत्तरी कर्नाटक और बनारस के अवध के कुछ बनारस वाले प्रांत में लागू हो जाते हैं। अब जो आज जो हम करने वाले रैयतवाड़ी व्यवस्था, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में देखोगे अस्थाई बंदोबस्त जो ब्रिटिश क्षेत्र में टोटल 29% पार्ट पे ही 29% हिस्से पे लागू किया गया था रैयतवाड़ी व्यवस्था। जो जमींदार, इसके अंदर आप देखोगे, हमने देखा था कि एक कंपनी होती थी, कंपनी के नीचे होता था कौन? जमींदार, ये होते थे। और जमींदार के नीचे किसान हुआ करते थे। लेकिन जमीन का जो स्वामित्व था रैयतवाड़ी में, जो अस्थाई बंदोबस्त में देखे थे, जमीन का स्वामित्व कौन थे? किसान थे, ये जमींदार थे। लेकिन रैयतवाड़ी में देखोगे, इसमें जमीन का स्वामित्व रैयत होते, मतलब किसान होते। रैयत का मतलब किसान। तो ये वाला पार्ट है ना, ये सबसे ज्यादा 51% ब्रिटिश गवर्नमेंट के 51% हिस्सों पर लागू हो जाता है। ये आपको दक्कन वाले पार्ट, दक्कन, मुंबई, मद्रास, जो सबसे पहले ये 12 महल जो डिंडीगुल का जो किला वगैरह जो आप जो जीते थे तृतीय कर्नाटक युद्ध में, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में, उसमें जो उसी में सबसे पहले लागू किया जाता 1792 51% पार्ट पे। और 30% हिस्सा, 30% पार्ट पे ये लागू करे जाते हैं महालवाड़ी व्यवस्था। ये पंजाब हरियाणा वाले पार्ट में, पश्चिम उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश वगैरह में ये लागू किया जाता है। आपको देखो टोटल 100 है, 29, 19 और 50, 51, 30, 81 यही हो गया और 19 टोटल आप देखोगे तो आप 100% जो हिस्सा था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उनमें से ये पार्ट में 19% अस्थाई बंदोबस्त और 51% रैयतवाड़ी और महालवाड़ी 30% हिस्सों पर लागू किया गया था। इनमें हमने देखा था कि जितने भी उपज होंगे उनका 11 हिस्सा किया जाएगा, 11/10, 10/11, 10/11। ये व्यवस्था हमने देखा था कि जो भी होगा उसमें ये व्यवस्था की जाएगी, ये व्यवस्था की जाएगी, इतना ये व्यवस्था की जाएगी, ठीक है ना। ये व्यवस्था हमने देखा था। और इसमें देखोगे जो मतलब 11 हिस्से में बंटवारा होता था, 10 पार्ट जमींदार जो है ना कंपनी को दे देता अंग्रेज को और एक हिस्सा अपने पास रखते थे। लेकिन जमींदार को छूट थी कि वो जितना मर्जी वसूल कर सकते थे किसानों से आय। और रैयतवाड़ी में क्या था? इसमें शुरुआत में 1792 में जो लागू किया गया था, शुरुआत में लागू किया गया था। कब? जो शुरुआत में 1792 में जो लागू किया था, कौन सा क्षेत्र देख लो, ये वाला पार्ट। इसमें जो था 1/3% अपने कृषि का हिस्सा लेंगे। और इनमें जो था शुरुआत का इसमें तो 50% जो है ना
किसी का हिस्सा देना होता था अंग्रेजों को, ठीक है। कभी कभी ये 50 से 80% भी हो जाते, उसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो हम करते हैं, कौन सा स्टार्ट करेंगे, हमारा जो स्टार्ट पहला रहेगा रैयतवाड़ी व्यवस्था। कौन सा, रैयतवाड़ी व्यवस्था। ये कैसे आया और क्या कारण था, इनके परिणाम क्या हुए। रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू किया जाता है, देखो ये आता 1792 में आता है, किसके द्वारा, तो 1792 में जो रहता है, अब 1792 में इस समय अब स्थिति देखो भारत की, तो भारत में आपका ये जो अब दिख रहा मद्रास, 1792 का स्थिति देख रहा, 1792 में ये थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। इसमें टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में युद्ध होता है, और अंग्रेज जीत जाते। अंग्रेज जब जीतते हैं, जब अंग्रेजों जो होते हैं, अंग्रेजों की जीत होती है, और अंग्रेज जो है ना मैसूर को ये आधा बंटवारा कर देते। ये अंग्रेज, ये यहाँ पे आप देखोगे पेशवा रहते और यहाँ पे निजाम, ये मिलके इन पे वार करते, और अंग्रेज यहाँ से भी वार करते किसी भी तरह, और ये भी अंततः फाइनल में टीपू सुल्तान हार जाता है। टीपू सुल्तान हारता है तो उसके बाद क्या संधि एक संधि होती है, संधि के तहत ये डिसीजन लिया जाता है, जो भी पार्ट है उनका आधा जो हिस्सा होगा वो अब बंटवारा होगा। तो आधा का 3 पार्ट करते हैं, जो भी आधा हिस्सा जो था वो मतलब अभी जो टीपू सुल्तान के कब्जे में रहेंगे, और आधा जो हिस्सा इनके क्षेत्र में है वो अब इनके अंग्रेजों के हाथ में चलेगी। तो अंग्रेज के हाथ में गए तो वो 3 भाग में बटे थे, आपको पता है 3 भाग में बटे थे। एक भाग अंग्रेज लिए थे, एक भाग जो अंग्रेज लिए थे, एक भाग पेशवा लिए थे, एक भाग निजाम लिए थे। तो अंग्रेजों के हाथ में जो आया था, आपको पता होगा यहाँ पे अंग्रेजों के हाथ में जो आया था कौन सा किला, एक तो डिंडीगुल का किला आया था। कौन सा, डिंडीगुल का किला एक था, किसके लिए मशहूर था आपको पता हो, डिंडीगुल का किला मालाबार तट और थर्ड जो आता है जो इनके अंदर में आया था, ये था मालाबार तट, डिंडीगुल का किला, और एक है 12 महल। ये पार्ट को देखिए, ये वाला क्षेत्र होता 1792 में जब एक युद्ध होता, और युद्ध के तहत जो संधि होती है उसके तहत ये ना डिंडीगुल का किला, मालाबार तट, 12 महल, ये सारे अंग्रेज के कब्जे में आते हैं। और अंग्रेज के कब्जे में जो आता है 12 महल, ये तो डिंडीगुल का किला जो हथियार बनाने में मशहूर होता है। मालाबार तट ये जो आपको दिख रहा है ये रहता है व्यापार के लिए, दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, मसाले के व्यापार के लिए। और 12 महल में सबसे पहले जो है ना ये रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की जाती है, किसके द्वारा, तो 12 महल में जो है ना जो सबसे पहले जो लागू किया जाता है कैप्टन रीड द्वारा 1792 में 12 महल में, कहा 12 महल में लागू कर दिया जाता है। मतलब ये वाला पार्ट में आप देखो यहीं पे अब 12 महल है, कहाँ, यहीं पे 12 महल है, ये वाला आप पार्ट दिख रहा हो, यहाँ पे देखोगे 12 महल यहीं पे है। यहाँ देखो आपको पता चल गया, ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है मैसूर का ये पार्ट होगा 12 महल इसी में लागू करते हैं। और इनके जो क्षेत्र कहाँ कहाँ लागू होते हैं आप लिख लीजिए। तो पहला जो क्षेत्र था 12 महल, दूसरा चेन्नई मद्रास, अब देख लो ये कुर्ग, देख लो कुर्ग, तीसरा मद्रास, और चौथा बंबई, पांचवा जो होता आसम। इस वाले पार्ट पे इतना लागू हो जाता है। ये कौन सा, रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू होता है। कौन सा, रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू होता है। कौन सा व्यवस्था, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू होता है, ठीक है ना। ये आप देखोगे तो यहाँ पर कौन लागू करते हैं, कैप्टन रीड द्वारा 1792 में लागू कर दिया जाता है 12 महल में। और ये अब 12 महल में तो लागू कर दिया गया, लेकिन जो मैनली जो फैलाने का काम करता मद्रास में 1820 का एक दशक आता है, 1820 में जो थॉमस मुनरो, कौन सा, थॉमस मुनरो द्वारा पूरे मद्रास में फैलाते हैं। मद्रास जो भी है ये दक्कन ट्रेन में जो मैन फैलाने का काम करते हैं, ये रैयतवाड़ी व्यवस्था को थॉमस मुनरो 1820 में पूरे क्षेत्र में फैला दिए जाते हैं, और इनका काम ये फैला देते हैं। ये क्या था, इनमें
इनमें ये बात रखी गई 1/3 भाग, मतलब पूरे टोटल फसल का 2 भाग आप रखिए और 1 भाग हमारे पास रखिए। इस टाइप से जो भी फसल होगा उनका 3 भाग लगाया जाएगा, उनका 1 भाग हमारे पास अंग्रेजों के पास जाएगा और 2 भाग किसान रखेंगे, ठीक है ना। ये व्यवस्था थी, लेकिन ये व्यवस्था ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई और अंततः फाइनली देखो ये भी कैसे भ्रष्ट होती है। इसमें देखो जमींदार उत्पन्न हो रहे हैं और इसमें देखो कौन उत्पन्न होंगे, तो इसमें जो होंगे उत्पन्न आपको देखा, अब एक चीज और इसमें जो उत्पन्न होंगे इसमें होंगे साहूकार। कौन होंगे? साहूकार। कौन उत्पन्न? साहूकार। अब साहूकार जो शब्द आया, साहूकार इसलिए उत्पन्न हो रहे क्योंकि जो इनकी जो मांगे थी, अंग्रेजों की मांग थी, जो अंग्रेजों की मांग शुरुआत में इनकी मांगे थी, बहुत मांगे ऊंची थी, मांगे ऊंची और इनको वसूली, जो ये साहूकार उत्पन्न होने का कारण क्या था? मांगे ऊंची और जो रियायत ना बकसना, रियायत ना बकसना, और जो फर्स्ट थर्ड थी इनमें जो थी, जो थर्ड वाला व्यवस्था आप देखो, थर्ड में क्या था कि जो इनकी वसूल है, वसूली कड़क वसूली जानते हो, वसूली, यही सब कारण थे जो ये जो रैयतवारी व्यवस्था भी फाइनली ये असफल रही। देखो अंग्रेज जो 3 व्यवस्था रहते हैं कर वसूली के लिए, किसान के लिए फायदे के लिए रहते हैं, क्योंकि आपको पता है जो देव शासन किस तरह विफल होता है और उसी की वजह से ये 3 अस्थाई, ये 3 मतलब जो है ना किसानों पे इनको ये थोपते, 3 जो है ना, ये जो आप देख रहे हो कर प्रणाली थोपते किसानों पे, और ये 3 कर प्रणाली, ये 3 कर प्रणाली है, ये फाइनली असफल होते। पहला तो आप देखो जमींदार अपने मर्जी से जितना मर्जी किसानों से वसूल रहे थे टैक्स, और उससे जो है ना कम किसान गरीब से गरीब होते जा रहे थे, और जो फाइनली जो कंपनी को एक निश्चित राशि पहुंचे, जो एक ज्यादा मुनाफा होना चाहिए, वो मुनाफा नहीं पहुंच रहा, वो जमींदार के पास ही जाता जा रहा। और इसमें देखो साहूकार, उनमें भी यही मांगे ऊंची थी, रियायत ना बकसना, और जो करक वसूली, मतलब कर जो वसूली कर देते हैं करक, भाई आज जमा होना तो होना, नहीं तो नहीं। साहूकार क्या है, देखो जब भी अगर सूखा पड़ता था, कोई सूखा हो गया, सूखा या मानसून की असफलता, मानसून असफलता, इनके कारण क्या होता था, इनकी कृषि नहीं हो पाती थी, कृषि की फसल नहीं हो पाती थी, और इनका इतना बैलेंस नहीं जुट पाता था जिससे हम जो अंग्रेजों को अपना मतलब टैक्स दे सके। उसके कारण वो अंग्रेज इसी के वजह से वह किसान जो थे वह साहूकार वगैरह से ऋण लेते थे, और जो एक बार किसान साहूकार से ऋण लेते थे दोबारा कभी चुकता नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो दिन प्रतिदिन उन पर टैक्स लगता था, दिन प्रतिदिन ब्याज लगते लगते इतना ज्यादा होता था, इतना ज्यादा हो जाता था कि फाइनली एक समय ऐसा आता था कि साहूकार को अपना जमीन बेचना पड़ता था, किसान को अपना जमीन साहूकार के माध्यम को बेचना पड़ता था। और इसमें देखो कि साहूकार अमीर दिन प्रतिदिन अमीर पे अमीर होते चले जाते थे, और किसान गरीब के गरीब होते चले गए, ठीक है ना। इस वाले पार्ट में इसमें देखोगे साहूकार का उत्पन्न होना और किसान पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, किसान दिन प्रतिदिन जो अंग्रेजों ने नीति बनाई थी, नीति में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, नीति तो बहुत बढ़िया है, लेकिन नीति के अंदर जो वसूलने की जो नीति, ये जो मांगी इतनी मांगे बचाओ इनकी 1/3 शुरुआत में था, शुरुआत में 1/3 होता है, और 1855 एक दौर आता है, 1855 में ये क्या हो जाता है, 50% हिस्सा जो भी आप फसल उपजाओगे, ये शुरुआत में 1/3 इसमें बताया गया था, और बाद में क्या होता है रैयतवाड़ी में कि बाद में 1855 तक आते आते क्या कर दिया जाता है, 50% निर्धारित कर दिया जाता है, जो भी फसल होगा उनका 50% अब कंपनी को देना पड़ेगा, कंपनी को देना होता है, ठीक ना। इससे वजह से किसान और उलझा गया, अब इनकी हालात बद से बदतर होती चलेगी, और ये फाइनली एक दक्कन का विद्रोह होता है, और आप देखोगे 1857 का इसका परिणाम क्या निकलता है कि ये 1857 का एक विद्रोह होता है, कारण जिसे हम क्रांति भी समझते हैं, 1857 की पहले स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ये है हमारा रैयतवाड़ी व्यवस्था। क्या था, फिर से रिवीजन कर लेते हैं। ये जो 1792 में दक्कन वाले एरिया पे आए थे, मद्रास, सबसे पहले 12 महल में आया था,
जो अंग्रेज जीते थे डिंडीगुल का किला, मालाबार तट और 12 महल, 3-4 क्षेत्र पे तो 12 महल में लागू हुआ था। और जो इनको लागू करे थे ये कैप्टन रीड ने 1792 में, और इनको फैलाने का काम किया थॉमस मुनरो द्वारा फैलाया, और इनको फैलाने के बाद आगे बढ़ाया और 1820 तक। और शुरुआत में इसकी मांगे थी 1/3 जो ये फसल हो उनका 3 भाग किया जाएगा, उनमें से 1 भाग मैं रहूंगा और 2 भाग किसान के पास जाएगा, ये था। लेकिन 1855 तक जाते जाते इनको 50% निर्धारित किया गया। और बीच में इसमें साहूकार का जन्म लिया, जो साहूकार जब भी मानसून वगैरह की असफलता होती थी तो टैक्स ना अदा कर पाने की स्थिति में किसान जो है ना साहूकार से ऋण लेते थे, और वो ऋण इतना महंगा हो जाता था कि फाइनली उनको अपने जमीन बेचना पड़ता था साहूकार को। तो यही सब है। अब आते हैं महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था देखो क्या है, अब इनको समझ लो महालवाड़ी व्यवस्था क्या है। महालवाड़ी व्यवस्था में आप देखोगे क्या होता है। महालवाड़ी व्यवस्था 1822 में 1822 में जो होता है, 1822 में ये जो लागू होता है पश्चिमी प्रांत होता है, मध्य प्रांत जो अभी मध्य प्रदेश, और संयुक्त प्रांत है ना। ये वाला पश्चिमी प्रांत मतलब देखो पंजाब हरियाणा वगैरह, जो लाहौर वगैरह वाला पाकिस्तान वाला पार्ट, वो मध्य प्रांत मतलब मध्य प्रदेश वगैरह। संयुक्त प्रांत का लिया जाए तो ये संयुक्त उत्तर प्रदेश बिहार वगैरह जो है ये संयुक्त प्रांत, ठीक है ना, ये संयुक्त प्रांत, ठीक है ना, संयुक्त प्रांत, ये वाला संयुक्त प्रांत, ये 50% हिस्सा। अब ये इस वाले क्षेत्र में 50% हिस्सा, 30% क्षेत्र ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो क्षेत्र होते 100 में से 30% क्षेत्र पर लागू होता है, ठीक है ना। और उनमें 50% जो लगान उनको अंग्रेजों को देना होता था। और ये इनमें क्या था देखो, महालवाड़ी व्यवस्था में आप देखोगे महालवाड़ी, तो इनमें आप इनको थोड़ा समझ लो। इनमें क्या होता था, महाल मतलब क्या होता था, महाल एक इनके अंदर ग्रामीण का जो मुख होता, ग्राम का मुख जो मुखिया होता था या सरपंच होते थे, उनको ये टैक्स वसूलते थे कौन, सरपंच या मुखिया वसूलते थे। एक संयुक्त मतलब बोलता था कि देखो इस गांव का टैक्स ये जो है, ये व्यक्ति, ये मुखिया इस गांव का ये वसूलेगा, और यही इसी के मतलब यही हमें एक निश्चित समय पे टैक्स वसूल कर कंपनी को भेजेगा। तो उनके हाथ में था वो जितना मर्जी टैक्स वसूले, और उनको पता था 50% जितना भी किसान का जमीन होगा, इनके जो मालिक होंगे, इनके जो जमीन के मालिक होंगे कौन है, सरपंच वगैरह होंगे, जो सरपंच होंगे, मुखिया सरपंच होंगे और मुखिया होंगे, ये इनके मालिक हुआ करते थे। इसमें तो कॉमन अंतर है, इसमें मालिक होते जमींदार, इनमें मालिक हो रहे किसान, और इसमें रही महालवाड़ी में मालिक हो रहे कौन, तो इनमें मालिक हो रहे ग्राम के मुखिया या पंचायत वगैरह, पंच वगैरह जो होते ये इनके मालिक होते, ध्यान रखना आपको। तो ये ग्राम के मुखिया होते, सरपंच वगैरह, ठीक है ना। इसमें लागू कौन करते हैं देखो, तो आपको लागू करने का ध्यान रखना है द्वारा हार्ट मैकेंजी, किसके द्वारा, हार्ट मैकेंजी द्वारा 1822 में लागू कर दिया जाता है इसको, ठीक है ना। हार्ट मैकेंजी द्वारा 1822 में लागू कर दिया जाता है इसको, हार्ट मैकेंजी द्वारा 1822 में लागू कर दिया जाता है ना। कौन सा, पंजाब हरियाणा पता है आपको, और ये वाला कौन सा जो पंजाब होगा, ये आपको एरिया पता ही चल गया। और इनका परिणाम क्या होता है, कभी कभी किसी ये तो छूट थी इसको, तो ग्राम पंचायत को जितना बड़ी वसूल सके सिर्फ 50% हमें आपको पहुंचाना है। और वो कभी कभी ये तो इतनी मांगे हो जाती थी कि 80% निर्धारित की, 80% हिस्सा तक चला जाता, 80% इनकी मांगे चली जाती थी। कभी कभी तो ग्रामवासियों किसानों को इतना टैक्स देना पड़ता था कि जैसे फॉर एग्जांपल 100 किसी पर्टिकुलर क्षेत्र से 100 रुपए का आमदनी हुई, 100 रुपए में जो 80% मतलब 80 रुपए हम किसी अंग्रेज को दे रहे, बाहर कोई कारण न वजह के हम अंग्रेज को दे रहे 80 रुपए, और 20 रुपए में पूरा साल मेरे को मतलब 20% हिस्से में 20% जो मुआवजा मिला है मेरे को, उसमें पूरा साल पूरा घर और फैमिली के साथ चलाना, ये चलाना बड़ा मुश्किल हुआ करता था। उसी में अगले साल के लिए बीज वगैरह, पानी पट्टी, जो भी सिंचाई वगैरह काम इसी में आपको करना होता था, टैक्स वगैरह वगैरह जितने भी है आपको इसी में, पता इतनी मांगे ऊंची हो गई थी। लास्ट में इसको भी 1855 में क्या होता है, 1855 में एक निश्चित निर्धारित किया जाता है कि भाई इसमें भी 50% हिस्सा ही देना होगा, जो भी ग्रामवासियों को अब 50% हिस्सा ही, और इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता, ये निर्धारित कर दिया था 1855 में। अब जानते हो इसी की विद्रोह की वजह से इन्हीं 3
अस्थाई जो अस्थाई बंदे अस्थायीवादी और महलवाड़ी की वजह से किसान भी इतना उब चुके थे, किसान के पास इतना सहन क्षमता नहीं था कि आप वो वेट कर सकते थे। तो एक आप देखो कि प्रथम स्वतंत्र संग्राम की क्रांति होती 1857 की क्रांति, और वो 1857 की क्रांति यही किसान का ही एक आप मैन मानोगे 1857 की क्रांति यही क्रांति के रूप में यही सब वजह थी जो इनके होने का कारण था। ये जो बहुत कारण अगर पूछे 1857 क्रांति क्या कारण, तो यही सब कारण था, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, इन सब जो पुरानी मांगे ऊंची थी। जबकि ये व्यवस्था जो अस्थायी बंदोबस्त जो अंग्रेजों ने सोची थी अच्छी थी, ये प्रणाली अच्छा तरीका था, लेकिन इनके बीच में जो उत्पन्न हो रही चीज देखो, इसमें मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको कॉमन अंतर जानना है। जमींदार इसमें उत्पन्न हो रहे हैं, इसमें साहूकार उत्पन्न हो रहे हैं, इसमें जो ग्राम पंचायत वगैरह के जो मुखिया वगैरह सब अपने अपने मुनाफा के लिए अपने फायदा, इससे जो है ना किसान पे नेगेटिव नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा और किसान की हालात बद से बदतर हो रही है, वो गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। और यही था हमारा जो कर प्रणाली की क्लासेस, और आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम इसे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसके जो रेगुलेटिंग एक्ट आते हैं, रेगुलेटिंग वगैरह आप देखेंगे कौन सा, उसके बाद 1857 की क्रांति पाएंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्लास का वेट करिए, इंतजार करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।